जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, हम आज लेकर आ गए हैं क्लास 10th के पार्ट 3 यानी कि फिजिक्स का सॉरी साथियों, विज्ञान के पार्ट 3 का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। और इसमें क्या है साथियों, इसके पहले हमने पार्ट 1 बना लिया है और उसमें धातु और धातु के टोटल जो गुण होते हैं वो टोटल हमने डिस्कशन कर लिया है। आज हम जानेंगे कि कौन किसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या रिएक्शन करेगा, यानी कि धातु और अधातु किस किस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं। तो टोटल साथियों वही हम जानने वाले हैं। तो आइए साथियों, समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे हम अपने टॉपिक पर और देखते हैं क्या है आज का इस सेक्शन में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं साथियों कि उभय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ये कैसे कार्य करता है, इसका कार्य क्या है, ये टोटल जानेंगे। यानी कि साथियों वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार के साथ, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया है कि वे धातु जो अम्ल या क्षार के साथ दोनों, यानी कि अम्ल और क्षार के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया करके या तो लवण या जल उत्पादन करते हैं। यानी कि साथियों, जब कभी धातु और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण या लवण और जल दोनों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो लवण और जल दोनों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं साथियों, जैसे कि यहाँ पे दिया है हमारा कि यहाँ पे ये दिया है आपका Al2 का मतलब होता है एल्युमिनियम और O3 यानी कि ऑक्सीजन। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस साथियों मतलब 6HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद ये जो हमारा बना है ये एक लवण है जिसे हम बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड बोलेंगे। और इसके साथ हमें क्या प्राप्त होगा, तो इसके साथ हमें ये पानी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, तो ये हमें पानी प्राप्त होगा। और इसका जो मान होता है साथियों, इसका जो मान होता है वो हमारा है, यानी कि इसका जो मान होता है साथियों, हेलो इसका जो मान होता है वो जो है टोटल पानी के बराबर होता है और लवण के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो सेकेंड एग्जाम्पल भी उसी तरह से है। इसमें भी कोई वो नहीं है कि मतलब एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है। जब ये दोनों मिलकर, और यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों मिलकर सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड और पानी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड और पानी का निर्माण करते हैं। और साथियों देख लेते हैं इसके बाद क्या है, तो ये है साथियों कि ये है हमारे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कैसे करेंगे, यानी कि जल क्या होता है आपको मालूम है, जल का फार्मूला H2O होता है। अब जल के साथ धातु का अभिक्रिया कराना है। जब जल के साथ धातु का अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, जब जल के साथ यहाँ पर बिल्कुल ये जो होता है साथियों, ये एक फार्मूले के रूप में होता है, क्योंकि यही आपको याद करना है कि को धातु के साथ कौन क्या अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा। तो जैसे पे यहाँ पर लिख दिया गया है कि धातु प्लस जल, यानी कि धातु प्लस जब जल होता है तो ये हमें धातु ऑक्साइड या हाइड्रा ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्या मिलता है, धातु ऑक्साइड या फिर हाइड्रा ऑक्साइड या हाइड्रोजन मिलता है। तो इसका कंडीशन ये है कि धातु ऑक्साइड कब मिलेगा और हाइड्रा ऑक्साइड कब मिलेगा, यदि धातु क्रियाशील है। क्या है, धातु यदि क्रियाशील है तो हमें हाइड्रा ऑक्साइड मिलेगा। यदि धातु क्रियाशील नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक, उसी प्रकार से इसके नीचे है। अब इसके नीचे देख लेते हैं, ये कैल्शियम प्लस जल है। सब में साथियों जल होगा, यानी कि ये जो है कंडीशन ये टोटल जल का है। और यहाँ पे जो धातु है, अब धातु में क्या होता है, तो धातु में ये है साथियों की
कि कैल्शियम है और पानी है। जब कैल्शियम और पानी को मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो अब यहाँ तीसरा जो एग्जाम्पल है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये साथियों, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि फेरस है। फेरस यानी कि फेरस का आपको ये जो है इसका फेरस को आयरन भी बोलते हैं क्योंकि ये लोहे का प्रतीक है और इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। ये टोटल साथियों आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और साथियों ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लोहे के किसके साथ अभिक्रिया कराएं कि उसकी कठोरता मजबूती बढ़ जाए, तो कार्बन के साथ। आप साथियों भूलिएगा नहीं, ये अलग से नोट कर लीजिएगा, की पॉइंट है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि फेरस है और फेरस के साथ क्या है, फेरस के साथ पानी है और पानी के साथ जब दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब ये साथियों है कुछ कंडीशनें, इससे आप नोट करिएगा। जिस प्रकार से हम टॉपिक वाइज टॉपिक चला रहे हैं क्लास, आपको ठीक उसी प्रकार से नोट बनाना है साथियों, ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो और आसान हो। अब साथियों देख लेते हैं इसके आगे क्या है, इसके आगे देख लेते हैं कि इसके आगे क्या है। तो इसके आगे देख लेते हैं साथियों। अब इसमें क्या है कि अलग अलग धातु जल को अलग अलग क्या बोलते हैं साथियों, अवस्थाएं के साथ अभिक्रिया कराना है। क्या कराना है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल लिख दिया गया है कि अलग अलग धातु जल अलग अलग अवस्थाओं के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। करंट लग रहा है बाबू, कैसे ये सब कैसे हो रहा है जी। चलो यहाँ पर नहीं लग रहा है, कैसे करंट आ गया इसमें, चेक करवाना पड़ेगा। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इससे टच करेंगे, पेन से हाथ नहीं टच कराएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा है सोडियम है, क्या है, सोडियम है, पोटेशियम और कैल्शियम है। यानी साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन अनिवार्य रूप से बनता है कि कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होते हैं, अभिक्रिया करते हैं। यानी कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है, तो सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। इसीलिए इनको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, तो केरोसिन के तेल में रखा जाता है। इस बात को आप याद करके रखो कि यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम दोनों को केरोसिन के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना बाबू, ठीक है ना। चलो अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा है कि एल्युमिनियम है, फेरस और जिंक है। क्या है, एल्युमिनियम है, फेरस है, जिंक है। ये जल वाष्प, क्या, ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जल वाष्प क्या होता है, एक तो ठंडा पानी होता है, एक गर्म पानी होता है। और जब गरमाया जाता है पानी को तो भाप के रूप में उड़ता है कि नहीं उड़ता है, यही है जल वाष्प, यानी कि जल का वाष्प जो होता है। तो जल के वाष्प हमारा एल्युमिनियम, फेरस और जिंक के साथ होता है। किसके साथ होता है, तो एल्युमिनियम, फेरस, जिंक के साथ। ये बात आपको याद रखनी। अब यहाँ पर एक आ जाता है मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज देखिए गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो साथियों ठंडा पानी, गर्म पानी और वाष्प तीनों के साथ हमने अभिक्रिया करा दिया है। अब इसके बाद से आ जाता है नेक्स्ट वाला, यानी कि ये कैल्शियम है हमारा। कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह आ जाते हैं, लेकिन उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम और मैग्नीशियम में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ये भी एक कंडीशन है साथियों, नोट कर लीजिएगा इसे भी कि ये कंडीशन होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जब क्या होता है उसके दौरान अभिक्रिया कराया जाता है तो जल के में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम क्या होते हैं, जाकर उसमें चिपक जाते हैं। अब ये लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला आपको मालूम है सबसे अक्रियाशील धातु, यानी कि सोना हुआ सबसे कम क्रियाशील धातु है बाबू। सोना सबसे कम है, इसीलिए सभी लोग हाथ में, गले में अंगूठी वगैरह जो भी है सब पहन कर चलते हैं सब। और जो है कि चांदी है, चांदी भी कम क्रियाशील है, बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। और कॉपर भी है। और सबसे बेटर तो हम जान लेते हैं ये शीशा वगैरह हमेशा हम लोग के पास हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन सोना तो बाबू जानती ही हो, खाली अमीरों के पास होता है, गरीबों के पास कम होता है। तो चलते हैं इसके आगे, देख लेते हैं क्या है इसके आगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया।
धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब देखिएगा इसके पहले जो हम बताए हैं वहाँ पर तो हमने अम्ल और क्षार दोनों कराया था, लेकिन यहाँ पर क्या कराएंगे, सिर्फ अम्ल। अम्ल भी दो प्रकार का होता है, एक तो सांद्र अम्ल होता है, एक तनु अम्ल होता है। तनु अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होता है, और सांद्र अम्ल कैसे कहते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा सर्वाधिक होता है, उससे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है ना बाबू। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। यदि धातु यदि धातु और तनु अम्ल जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो अब हमने बताया सांद्र अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल क्या होता है, तो सांद्र अम्ल उसे कहते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होता है, और तनु अम्ल उसमें कहते हैं जिसमें पानी की मात्रा होता है। बस यहाँ पर यही कंडीशन है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर जो है धातुओं की अन्य धातुओं लवणों के साथ अभिक्रिया। अब जब धातु और अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा, यही हमें जानना है। यानी कि जब धातु, जैसे यहाँ पर दिया है, देख लीजिए कि जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें दिया है धातु ये दिया है कि नहीं दिया, धातु ये दिया है प्लस धातु लवण विलयन बी। जब आपस में अभिक्रिया ये करते हैं तो हमें मिलता है लवण विलयन ए प्लस धातु बी। यानी कि कह सकते हैं साथियों कि फेरस प्लस कॉपर ऑक्साइड, फेरस प्लस कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, फेरस कॉपर ऑक्साइड, सॉरी साथियों कॉपर ऑक्साइड नहीं, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, ऑक्साइड नहीं साथियों, सॉरी मिस्टेक हो गया है। तो कॉपर सल्फेट है, और ये जब अभिक्रिया करता है तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर मिलता है। धातु जो होता है ये अलग हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कॉपर से अधिक क्रियाशील ये हमारा Fe होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या है, कि आगे हमारा क्या है। अब यहाँ पर देख लेते हैं बाबू, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही आपको जानना है कि देख लीजिए यहाँ पर कि फेरस कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। यहाँ पर देखिए ये हमारा है कॉपर है, कॉपर से ऊपर का है ये फेरस है ना, ये देखो ये फेरस है। तो ये है हमारा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि अधिक क्रियाशील धातु को घटते क्रम में क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया है। तो अब सबसे क्रियाशील धातु पहले ही हमने बता दिया है कि जल के साथ कौन नहीं करता है जी अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन करता है, क्रिया मतलब कि अभिक्रिया कौन करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम हमने लिखाया है पहले। इसके पहले आपको बताया है कि सोडियम पोटेशियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो ये जब अभिक्रिया करते हैं तो देखो सबसे ऊपर रखा गया है ये पोटेशियम। अब पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस है। अब पीवी मतलब लेड होता है, शीशा होता है। एच है, हाइड्रोजन गैस है, कॉपर है, Hg मरकरी है, और उसके बाद Ag है मतलब सिल्वर है, और Au है, सबसे लास्ट में गोल्ड है। हमारा सबसे लास्ट में क्या है, गोल्ड है। तो अब इसको क्या है कि हम ये जो साइड में लिखे हैं बाबू, ये टोटल ट्रिक है। ट्रिक का है ये जान लो तुम। जैसे कि हमने यहाँ पर के लिए लिखा कल्लू, के लिए क्या लिखा कल्लू, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कल्लू ने कार मांगी। यहाँ से चार को पकड़ो, कल्लू ने क्या मांगी, कार मांगी। कल्लू किसको कहेगा, के पोटेशियम, यानी कि के से कल्लू ने कार मांगी। ये चार आपको याद रखना, कल्लू ने कार मांगी। अब इसका जो कंडीशन है चार आपको याद करना है। तो जब कल्लू ने कार मांगा है तो जिसका कार है अब वो क्या कर रहा है, देखो वो बहाना कर रहा है। कैसे बहाना कर रहा है ये देखो तुम लोग, कि कल्लू ने कार मांगी, यहाँ तक तो हो गया। तो जिसका कार है वो क्या कर रहा है कि आगे जिसका फूटा शीशा। अब जिसका कार है वो कह रहा है कि मतलब कि कार के आगे वाला शीशा फूट गया है, तो वो ये कह रहा है आगे जिसका फूटा शीशा। फिर भी कल्लू माना नहीं, कार मांग लिया। अब कार मांग के लेकर चला गया, तब क्या होता है देख लो। आगे जिसका फूटा शीशा, यहाँ तक तो फूटा शीशा तक हो गया, यानी कि ये शीशा तक Fe है, यानी कि Fe नहीं साथियों Pb है। क्या है, Pb है। तो यहाँ तक तो हो गया शीशा तक। लेकिन अब जिसका कार है वो क्या कर रहा है ये देखो, हमारी मतलब ह से हमारी यच होता है, हमारी कार, यानी कि हमारी कार हिल गई आज। मतलब हम बहाना किए
लेकर चला गया, हमारी कार हिला दिया। यानी कि साथियों कल्लू ने मांगा कार, जिसका कार था वो कर रहा है क्या, जिसका फूटा शीशा, आगे जिसका फूटा शीशा, सॉरी साथियों, आगे जिसका फूटा शीशा यहाँ पर है। अब इसके नीचे क्या है कि वो बहाना किया फिर भी कार को क्या किया, हिला दिया। यानी कि हमारी कार हिल गई आज, हमारी से यच से हो गया, आकार से कापर हो गया साथियों। और उसके बाद से आपको जो ही है ये हमारा एच जी है, एच जी का मतलब होता है मरकरी, आपको याद होना चाहिए। तो एच जी हो गया। अब उसके बाद से हिल गई आज, तो आज का मतलब ए जी हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट वाला हमारे ए वी हो गया तो ये हुआ साथियों, ये टोटल है और ये आपको याद करने का बहुत ही ज़रूरी होता है साथियों। तो अब इसके बाद से देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो साथियों ये भी मज़े वाली ही बात है कि इसके पहले जो हमने पढ़ा है क्रियाशील धातु वो कुछ बच्चों को याद ही होगा, क्योंकि ट्रिक कुछ बनाने का मतलब ये याद करने का कुछ तरीका आपको होना चाहिए। आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे फॉलो करिए, वरना आप अपने तरीके से बनाइए, लेकिन वो उसे याद कर दीजिए किसी भी तरह से, लेकिन उसे याद करना है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं धातु और धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। यानी कि धातु और धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तत्व अभिक्रियाशील संयोजन को कोष को पूर्ण करके प्राकृतिक के रूप में समझ सकते हैं। यानी कि तत्वों को अभिक्रियाशील संयोजनता को कोष को पूर्ण करके प्राकृतिक के रूप में समझ सकते हैं। दूसरा फैक्ट क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि धातु संयोजन कोष के धातु संयोजन कोष के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की धनायन बनाता है। यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की धनायन बनाता है। और दूसरा कह रहा है कि अधातु कोष को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। क्या करता है, उसको आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। और लास्ट वाला ये कह रहा है कि लास्ट वाला कंडीशन क्या है, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होने की क्रिया को आयनिक यौगिक क्रिया कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। आयनिक यौगिक क्रिया कहते हैं बाबू, यहाँ पे देखो आयनिक यौगिक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड है, जब सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम पर क्या होता है, एच धनायन होता है, लेकिन क्लोरीन पे क्या है, एच ऋणायन है कि नहीं है। क्लोरीन पे एच ऋणायन क्या हो गया बाबू, ये से ढक गया, चलो कोई बात नहीं, इससे ढक गया तो कोई बात नहीं, भगाने के कार्य में आता है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और ये जो है सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की कार्य करता है। तो बस इसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग और ग्रहण करने की क्रिया को जानते हैं। अब इसके आगे जान लेते हैं साथियों क्या है। अब इसके आगे क्या है कि क्या हो, हाँ चलो ठीक है, इसके आगे क्या है, तो ये हमारा खनिज है। खनिज यानी कि पृथ्वी के प्रति, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, खनिज पृथ्वी के प्रकृति के रूप में उत्पन्न तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के प्रतीक मतलब प्राकृतिक के रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर जो भी है अपने से उत्पन्न हुआ है, चाहे उसे कोई बनाया गया, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब इसे नीचे ऑक्साइड किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। जैसे साथियों हम मान लेते हैं जब कोयला का खनन होता है तो वहाँ पर बहुत सारे सोना अदरवाइज बहुत से खनिज निकलते हैं, तो वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में लाभदायक वाली वस्तु निकलते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाभकारी जो होते हैं उसी को हम अयस्क कहते हैं। अब यहाँ पर गैंग क्या है, गैंग पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों के, जैसे रेत है, मिट्टी है आदि जैसे
आदि जैसी अशुद्धियाँ, क्या आदि जैसी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम गैंग कहते हैं साथियों। उन्हें हम क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। तो ये साथियों बस आज के लिए इतना ही, कल फिर लेकर आएंगे। इसके जो नेक्स्ट वाले पार्ट है वो लास्ट पार्ट होगा साथियों, क्योंकि थोड़ा ही हम हर बार कहते हैं आपको थोड़ा सा पढ़ो लेकिन कन्फर्म पढ़ो, कम पढ़ो कन्फर्म पढ़ो। बस साथियों आपसे यही उम्मीद करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।